वहीं प्रधानमंत्री मोदी आज केरल और तमिलनाडु के दौरे पर हैं। अब से थोड़ी देर पहले पीएम मोदी केरल के तिरुवनंतपुरम पहुंचे और वहां विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर गए। प्रधानमंत्री मोदी के साथ इसरो प्रमुख एस सोमनाथ भी मौजूद रहे। पीएम ने बड़ी ही बारीकी से वहां मौजूद हर एक तकनीक को देखा। इसरो प्रमुख उन्हें हर तकनीक के बारे में समझाते रहे। अब से थोड़ी देर में पीएम ने विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर यानी कि VSSC से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की 3 नई तकनीकी इकाइयों को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। VSSC की इसरो का प्रमुख केंद्र है जो लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी का डिजाइन और विकास करता है। प्रक्षेपित किया जाता है। तो देखिए उसी दौरान की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप प्रधानमंत्री मोदी को देख सकते हैं, केरल के दौरे पर हैं। सोमनाथ भी साथ में मौजूद हैं और क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में सोमनाथ समझाते हुए नजर आ रहे हैं देश के प्रधानमंत्री को। धन्यवाद आशा जी। कितना इम्पोर्टेंट है आज जायजा ले रहे हैं, गगनयान मिशन की तैयारी जो है उसे पूरा होते हुए देख रहे हैं और इसी तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं 3 परियोजनाएं हैं क्या जिनका प्रधानमंत्री मोदी अब से थोड़ी देर में उद्घाटन करने वाले हैं। इन परियोजनाओं में पहला है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में PIF यानी PSLV एकीकरण सुविधा। दूसरा महेंद्रगिरी में इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में नई सेमी क्रायोजेनिक इंटीग्रेटेड इंजन और स्टेज टेस्ट सुविधा। और तीसरा VSSC तिरुवनंतपुरम में ट्राइसोनिक विंड टनल। तो इन 3 परियोजनाओं पे करीब 1800 रुपए खर्च किए गए। अब चलिए आपको बताते हैं कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से देश को क्या क्या हासिल होगा। सब PSLV एकीकरण सुविधा, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा की लॉन्चिंग क्षमता बढ़ाई जाएगी। फिलहाल 1 साल में 6 रॉकेट लॉन्च होते हैं। क्षमता बढ़ने पे हर साल 15 रॉकेट लॉन्च होंगे। PIF के जरिए SSLV और निजी कंपनियों के छोटे रॉकेट्स भी लॉन्च होंगे। सेमी क्रायोजेनिक इंटीग्रेटेड टेस्ट फैसिलिटी IPRC, सेमी क्रायोजेनिक इंजन का विकास किया जा सकेगा। लॉन्च व्हीकल की पेलोड क्षमता बढ़ाई जा सकेगी। 200 टन थ्रस्ट वाले इंजन का परीक्षण करने में ये सक्षम है। VSSC ट्राइसोनिक विंड टनल भविष्य की प्रौद्योगिकी विकास आवश्यकताओं को पूरा करेगी। बिल्कुल वहीं केरल की अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र वो पहुंचे जहां उन्होंने भारत के मोस्ट अवेटेड मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम मिशन गगनयान की प्रगति की समीक्षा की। पीएम मोदी पहली बार उन 4 एस्ट्रोनॉट से भी मिलेंगे जो अंतरिक्ष की सैर पर जाने वाले हैं। आपको बता दें कि 2018 में मिशन गगनयान के ऐलान के बाद सैकड़ों पायलट्स ने भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री बनने की प्रक्रिया में भाग लिया था। कई पैमानों पर उनके टेस्ट भी लिए गए। इस टेस्ट के बाद सितंबर 2019 में फर्स्ट लेवल सिलेक्शन पूरा हुआ। इसके बाद 12 पायलट्स ही इसमें जगह बना पाए। 2020 की शुरुआत में इन 12 पायलट्स में से आखिरी 4 का चयन किया गया जिन्हें एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग के लिए रूस भेजा गया था। हालांकि कोरोना के चलते उनकी ट्रेनिंग में देरी हुई। 2021 में रूस में उनकी ट्रेनिंग पूरी हुई जिसके बाद से देश की आर्म्ड फोर्सेस के साथ इसरो के अलग अलग संस्थानों में उनकी फिजिकल और टेक्निकल ट्रेनिंग जारी है। इसरो ने बेंगलुरु में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर भी बनाया जहां एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग फैसिलिटी में पायलट स्पेशल ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। बता रही हैं कि 1800 करोड़ रुपए की कई सारी टेस्टिंग फैसिलिटीज हैं जिसका शुभारंभ फीडबैक होगा जो रेकी सिस्टम जो नौसेना का सिपह सालार बन चुके MH-60R हेलीकॉप्टर्स को अब सेना में एक और मुकाम हासिल होने जा रहा है। नौसेना बहुत जल्द इन रोमियो हेलीकॉप्टर्स का नया स्क्वाड्रन बनाने जा रही है। इस नई फौज से समंदर की सरहदों की सुरक्षा पहले से ज्यादा चुस्त हो जाएगी क्योंकि समंदर में निगरानी में इस हेलीकॉप्टर का कोई मुकाबला नहीं है। समंदर की सरहदों का वो हवाई पहरेदार जिसकी निगाहों से बचना नामुमकिन है। गिरफ्तार के बादशाह हैं, निगरानी के सिकंदर हैं। इनकी ताकत का लोहा पूरी दुनिया मान चुकी है। ये हैं भारतीय नौसेना के आसमानी सिपहसालार MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर। नौसेना अब अपने इन हवाई योद्धाओं की नई टीम बनाने जा रही है। ये हेलीकॉप्टर पहले से ही समुद्री सरहदों की सुरक्षा में जुटे हैं, लेकिन अब नौसेना ने ऐलान किया है कि बहुत जल्द ही MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर्स का अलग स्क्वाड्रन नौसेना में शामिल हो जाएगा।
जल, थल और नभ में भारत का सुरक्षा कवच और मजबूत करने के मकसद से भारत ने अमेरिका के साथ 15,000 करोड़ के MH-60R हेलीकॉप्टर का सौदा किया था। इनमें से 6 हेलीकॉप्टर्स को भारतीय नौसेना का सिपाही बनने का गौरव हासिल हो चुका है। साल 2025 तक भारत के पास 24 हेलीकॉप्टर्स का पूरा बेड़ा तैयार हो जाएगा। MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर्स में ऐसी तमाम खूबियां हैं जो इन्हें समंदर की निगरानी का ऑलराउंडर बना देती हैं। MH-60R रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है। ये सबसे एडवांस एंटी सबमरीन टेक्नोलॉजी से लैस है। पानी के नीचे मौजूद पनडुब्बियां भी इसके रडार से बच नहीं सकती। इस हेलीकॉप्टर में पनडुब्बियों की तलाश करने वाले सोनो बॉय भी मौजूद हैं। ये हेलीकॉप्टर हेल फायर और MK-54 टॉर्पीडो मिसाइल से लैस हो सकते हैं। इस हेलीकॉप्टर में अत्याधुनिक सेंसर लगे हैं। हेलीकॉप्टर में कई मोड वाले रडार, नाइट विजन उपकरण लगे हैं। इनकी रफ्तार 267 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। एक बार में ये 834 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकते हैं। MH-60R को दुनिया का सबसे बेहतरीन मैरीटाइम हेलीकॉप्टर माना जाता है। रोमियो हेलीकॉप्टर की खास बात ये भी है कि इसे एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ फ्रिगेट जहाजों से भी ऑपरेट किया जा सकता है, जो इसकी ताकत को कई गुना बढ़ा देता है। MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर एक ऑल वेदर हेलीकॉप्टर है। ये हर मौसम में अपने मिशन को बखूबी अंजाम दे सकता है। दिन की रोशनी के साथ साथ रात के अंधेरे में भी ये बखूबी ऑपरेट करता है। नाइट विजन फैसिलिटी से हेलीकॉप्टर के पायलट अंधेरे में भी आसानी से टारगेट को देख सकते हैं। इसमें सेल्फ डिफेंस के लिए 7.62 mm मशीन गन लगी हुई है। हिंदुस्तान की सरहदें तीन तरफ से समंदर से घिरी हैं। यही वजह है कि समंदर में सेना की चुनौतियां भी बड़ी हैं। अब इन चुनौतियों का सामना करने के लिए नौसेना के पास MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स का नया स्क्वाड्रन तैयार होगा। हिंदुस्तान के समंदर को दुश्मनों से पूरी तरह महफूज रखने में रोमियो हेलीकॉप्टर्स की ये नई फौज बेहद अहम भूमिका निभाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश की राजधानी में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। दिल्ली के कई इलाकों में बारिश हो रही है तो कहीं कुछ देर में बारिश की भविष्यवाणी भी है। मौसम विभाग पहले ही दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में हल्की बारिश की संभावना जता चुका है। हालांकि दिन में धूप आंख मिचोली खेलती दिख सकती है, लेकिन मौसम के बदले मिजाज के बाद अब तक जो पारा तेजी से बढ़ रहा था उसमें लगाम लगी है। मौसम का ये मिजाज अगले 4-5 दिन यूं ही बना रहेगा। मार्च के पहले 2-3 दिन भी बादलों की आवाजाही रहेगी। पहाड़ों पर बर्फबारी के आसार भी हैं। आपके सामने 3 तस्वीरें और ये तीनों तस्वीरें मौसम के बदलते मिजाज को दिखा रही हैं। इस बदले मौसम की सबसे अहम बात यह भी है कि लगातार बह रही हवाओं ने दिल्ली की हवा को साफ कर दिया है। आज हो रही बारिश के बाद प्रदूषण में और भी कमी आने की उम्मीद है। फिलहाल तो मैदानों से पहाड़ों तक बर्फबारी का भी लोग आनंद ले रहे हैं। मार्च का तो देखिए 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कहीं पर बारिश आपको देखने को मिलेगी और पहाड़ों की अगर बात करें तो बर्फबारी का नजारा भी पर्यटकों को खूब लुभा रहा है। और ऐसे में पहाड़ी इलाकों में पर्यटक पहुंच रहे हैं। दिल्ली NCR के इलाकों की अगर बात करें तो जिस तेजी के साथ मौसम बढ़ रहा था, गर्मी बढ़ती जा रही थी, लेकिन बारिश के बाद मौसम वापस से ठंडा हुआ है और यही आसार मार्च के शुरुआती हफ्ते में बने रहने की भी संभावना मौसम विभाग ने जताई है। आइए सीधा रुख करते हैं तिरुवनंतपुरम का, जहां पर प्रधानमंत्री इस वक्त मौजूद हैं और एस्ट्रोनॉट से इस वक्त वार्तालाप में व्यस्त है। आपको दिखा रहे हैं सीधी तस्वीरें तिरुवनंतपुरम की। प्रधानमंत्री इस वक्त तिरुवनंतपुरम में पहुंचे हुए हैं। यहां पर एस्ट्रोनॉट से उनकी बातचीत लगातार हो रही है। हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। केरल के दौरे पे हैं इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में मौजूद है। फिलहाल ये वीडियो प्रेजेंटेशन चल रहा है वहां पर, जहां पर प्रधानमंत्री इस वक्त मौजूद हैं और केरल के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री इस वक्त स्पेस सेंटर में पहुंचे हुए हैं।
स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े 3 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री करने वाले हैं। केरल के दौरे पे प्रधानमंत्री इस वक्त स्पेस सेंटर में मौजूद और इस प्रेजेंटेशन को देखते हुए बिल्कुल देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कुछ पायलट्स को सिलेक्ट किया गया और ये प्रक्रिया 2018 के बाद से शुरू हुई थी और आखिरकार अब जाके सिर्फ 4 पायलट्स हैं जो कि जा पाएंगे और उन्हीं की ट्रेनिंग की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे जो प्रेजेंटेशन वहां पर चल रहा था। आपसे कुछ देर बाद प्रधानमंत्री भी संभवतः कुछ कहेंगे, वो भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन जो प्रेजेंटेशन वहां पर चल रही है उससे साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कितनी कड़ी ट्रेनिंग उन एस्ट्रोनॉट्स ने की है जिन्हें जाना है गगनयान मिशन का हिस्सा बनना है। बहरहाल ये सीधी तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, ये 4 वो एस्ट्रोनॉट जो जाएंगे गगनयान का हिस्सा बनेंगे। खास तरीके की ट्रेनिंग जो कि रूस में हुई है। हालांकि कोरोना काल के दौरान ये ट्रेनिंग कुछ वक्त के लिए जरूर रुकी थी, लेकिन एक बार फिर से इस ट्रेनिंग की तरफ ये एस्ट्रोनॉट्स आगे बढ़े हैं और अभी वहां पर मौजूद हैं। सोमनाथ को भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। को विंग्स प्रदान करे। ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजित कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला, Thank you, sir, for doing the honors. I request the astronauts to kindly occupy their seats off the dais. हम आप एस्ट्रोनॉट से प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की है और कुछ बातचीत करते हुए भी नजर आए, वहां पर मौजूद हैं। क्या कुछ कहेंगे ये भी देखने वाली बात होगी, लेकिन खास तौर पर जो स्पेशल ट्रेनिंग इन एस्ट्रोनॉट्स को दी गई है उसमें चुनाव भी हुआ है। बड़ी संख्या में पायलट्स इसके लिए तैयार किए गए और उसके बाद चुनाव करके 4 एस्ट्रोनॉट्स को तैयार किया गया है जिनसे हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने अभी बातचीत की। वो सीधी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं तिरुवनंतपुरम से लाइव ये सीधी तस्वीरें। क्या कुछ कह रहे हैं आइए सुनते हैं। मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री श्रीमान पिनाराई विजयन जी, राज्य मंत्री मेरे साथ श्री वी मुरलीधरन जी, इसरो परिवार के सभी सदस्यगण, नमस्कार। देखिए प्रधानमंत्री क्या कुछ कह रहे थे उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। सीधी तस्वीरें हमें वहां से मिल रही हैं जिसमें कि आप देख सकते हैं उन 4 एस्ट्रोनॉट, उनको सम्मानित करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। हर राष्ट्र की विकास यात्रा में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जो वर्तमान के साथ ही आने वाली पीढ़ियों को भी परिभाषित करते हैं। आज भारत के लिए ये ऐसा ही क्षण है। हमारी आज की जनरेशन बहुत सौभाग्यशाली है जिसको जल, थल, नभ और अंतरिक्ष में ऐतिहासिक कामों का यश मिल रहा है। कुछ समय पहले
मैंने अयोध्या में कहा था कि ये नए काल चक्र की शुरुआत है। इस नए काल क्षेत्र में ग्लोबल ऑर्डर में भारत अपना स्पेस लगातार बड़ा बना रहा है और ये हमारे स्पेस प्रोग्राम में भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। साथियों, पिछले वर्ष भारत वो पहला देश बना जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पर तिरंगा फहराया। आज शिव शक्ति पॉइंट पूरी दुनिया को भारत के सामर्थ्य से परिचित करा रहा है। अब विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में हम सभी एक और ऐतिहासिक सफर के साक्षी बन रहे हैं। अब से कुछ देर पहले देश पहली बार अपने 4 गगनयान यात्रियों से परिचित हुआ। ये सिर्फ 4 नाम और 4 इंसान नहीं है, ये 140 करोड़ एस्पिरेशंस को स्पेस में ले जाने वाली 4 शक्तियां हैं। चालीस वर्ष के बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाला है, लेकिन इस बार टाइम भी हमारा है, काउंट डाउन भी हमारा है और रॉकेट भी हमारा है। मुझे खुशी है कि आज इन एस्ट्रोनॉट से मिलने, उनसे बातचीत करने और उन्हें देश के सामने प्रस्तुत करने का सौभाग्य मुझे मिला। मैं इन साथियों को पूरे देश की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। 21वीं सदी के भारत की सफलता में आज आपका नाम भी जुड़ गया है। आप आज के भारत का विश्वास है, आप आज के भारत का शौर्य है, साहस है, अनुशासन है। आप भारत का गौरव बढ़ाने के लिए, अंतरिक्ष में तिरंगा लहराने के लिए पिछले कई वर्षों से दिन रात परिश्रम कर रहे हैं। आप भारत की उस अमृत पीढ़ी के प्रतिनिधि हैं जो चुनौतियों को चुनौती देने का जज्बा रखती है। आपके कड़े ट्रेनिंग मॉड्यूल में योग का एक बड़ा रोल है। इस मिशन में हेल्दी माइंड और हेल्दी बॉडी और इन दोनों का तालमेल होना बहुत जरूरी है। आप ऐसे ही जुटे रहिए, डटे रहिए,
देश का आशीर्वाद आपके साथ है, देश की शुभकामनाएं आपके साथ है। आपको ट्रेनिंग देने में जुटे इसरो के गगनयान प्रोजेक्ट से जुड़े सभी साथियों को भी मैं अनेकों शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ चिंता भी बताना चाहता हूं, और हो सकता है वो बातें कुछ लोगों को कड़वी भी लग जाए। मेरी देश की जनता को और देश के खास करके मीडिया को मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि जो 4 साथी हैं उन्होंने लगातार पिछले कुछ वर्षों से तपस्या की है, साधना की है, और दुनिया के सामने चेहरा दिखाए बिना की है। लेकिन अभी और भी बहुत कुछ करना बाकी है। अब उनको बहुत कठिन कसौटियों से गुजरना है। उनको अभी और अपने शरीर को, मन को कसना है। लेकिन हमारा देश का, हम लोगों का जैसा स्वभाव है, अब ये 4 सेलिब्रिटी बन चुके हैं। अब वो कहीं चाहते होंगे, कोई ऑटोग्राफ लेने के लिए दौड़ेगा, अब उसको सेल्फी भी चाहिए, फोटो भी चाहिए, ऑटोग्राफ भी चाहिए। अब थोड़ा मीडिया वाले भी डंडा लेके खड़े हो जाएंगे, उनके परिवारजनों के बाल नोच लेंगे। बचपन में क्या करते थे, यहां कैसे गए, टीचर के पास चले जाएंगे, स्कूल में चले जाएंगे। यानी एक ऐसा वातावरण बन जाएगा कि इनके लिए वो साधना का कालखंड में रुकावट आ सकती है। और इसलिए मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि अब रियल स्टोरी शुरू हो रही है। हम जितना उनको सहयोग देंगे, उनके परिवार को सहयोग देंगे, ऐसी कुछ चीजों में न उलझ जाए, उनका ध्यान एक ही रहे, हाथ में तिरंगा है, अंतरिक्ष है, 140 करोड़ देशवासियों का सपना है, वही हम सबका संकल्प है। यही भाव रहे। इसलिए हम जितनी अनुकूलता करेंगे, मैं समझता हूं देश का सहयोग बहुत जरूरी है, मेरे मीडिया के साथियों का बहुत जरूरी है। अब तक ये नाम बाहर नहीं गए तो हमारा काम ठीक से चलता रहा, लेकिन अब थोड़ी कठिनाई उनके लिए भी बढ़ जाएगी, और हो सकता है उनको भी कभी मन कर जाए, चलो यार एक सेल्फी ले लेते तो क्या जाता है। लेकिन इन सब चीजों से हमें बच के रहना होगा। साथियों, यहां इस कार्यक्रम से पहले मुझे गगनयान के बारे में भी विस्तार से जानकारियां दी गई, अलग अलग इक्विपमेंट के विषय में जानकारी दी गई, उनके ऑपरेशंस के विषय में बताया गया। मुझे जानकर बहुत अच्छा लगा कि गगनयान में यूज होने वाले ज्यादातर उपकरण मेड इन इंडिया है। ये कितना बड़ा संयोग है कि जब भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी बनने के लिए उड़ान भर रहा है, उसी समय भारत का गगनयान भी हमारे स्पेस सेक्टर को एक नई बुलंदी पर ले जाने वाला है। आज यहां अनेक प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण भी किया गया है। इनसे देश का वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सामर्थ्य तो बढ़ेगा ही, साथ ही
रोजगार के भी नए अवसर बनेंगे। और साथियों, मुझे खुशी है कि हमारे स्पेस सेक्टर में विमेन पावर, इस विमेन पावर को बहुत महत्व दिया जा रहा है। चंद्रयान हो या गगनयान, महिला वैज्ञानिकों के बिना ऐसे किसी भी मिशन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आज 500 से अधिक महिलाएं इसरो में लीडरशिप पोजीशन पर हैं। मैं यहां मौजूद सभी महिला वैज्ञानिकों, टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स की हृदय से सराहना करता हूं। लेकिन इसके कारण पुरुष वर्ग नाराज न हो जाए, उनको तो मिलता ही रहता है अभिनंदन। साथियों, भारत के स्पेस सेक्टर का एक बहुत बड़ा योगदान है जिसकी उतनी चर्चा नहीं हो पाती। ये योगदान है युवा पीढ़ी में साइंटिफिक टेम्परामेंट के बीज बोने का। इसरो की सफलता देखकर कितने ही बच्चों के मन में ये बात आती है कि बड़ा होकर मैं भी साइंटिस्ट बनूंगा। वो रॉकेट का काउंटडाउन, उसकी उल्टी गिनती लाखों लाख बच्चों को प्रेरित करती है। हर घर में कागज के हवाई जहाज उड़ाने वाला जो एरोनॉटिकल इंजीनियर है, वो बड़ा होकर आप जैसा इंजीनियर बनना चाहता है, साइंटिस्ट बनना चाहता है। और किसी भी देश के लिए उसकी युवा पीढ़ी की इच्छा शक्ति बहुत बड़ी पूंजी होती है। मुझे याद है जब चंद्रयान 2 की लैंडिंग का समय था, पूरे देश के बच्चे उस पल को देख रहे थे। उस पल में बच्चों ने बहुत कुछ सीखा। फिर आया पिछले साल 23 अगस्त का दिन। चंद्रयान की सफल लैंडिंग ने युवा पीढ़ी को एक नए जोश से भर दिया। इस दिन को हमने स्पेस डे के तौर पर मान्यता दी है। आप सभी ने देश को अपनी स्पेस जर्नी में भारत को उपलब्धियों के ऐसे एक से बढ़कर एक पल दिए हैं। स्पेस सेक्टर में हमने कई रिकॉर्ड बनाए हैं। पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह तक पहुंचने की सफलता भारत को मिली। एक ही मिशन में 100 से अधिक सैटेलाइट लॉन्च करने वाला देश हमारा भारत है। चंद्रयान की सफलता के बाद भी आपने कई उपलब्धियां हासिल की। आपने आदित्य L1 को पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर सुरक्षित रूप से अपने ऑर्बिट तक पहुंचाया है। दुनिया के कुछ ही ऐसे देश ऐसा कर पाए हैं। 2024 को शुरू हुए अभी कुछ हफ्ते ही हुए हैं। इतने कम समय में ही आपने एस्पोसेट और इनसेट 3DS जैसी सफलता हासिल की है। साथियों, आप सभी मिलकर भविष्य के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल रहे हैं। अनुमान है कि आने वाले 10 वर्षों में भारत की स्पेस इकोनॉमी 5 गुना बढ़कर
$44 बिलियन तक पहुंच जाएगी। स्पेस के क्षेत्र में भारत एक बहुत बड़ा ग्लोबल कॉमर्शियल हब बनने जा रहा है। आने वाले कुछ वर्षों में हम चंद्रमा पर एक बार फिर जाएंगे। और इस सफलता के बाद हमने अपने लक्ष्य और ऊंचे कर लिए हैं। अब हमारे मिशन टेक्नोलॉजी की दृष्टि से और अधिक चैलेंजिंग होंगे। हम चंद्रमा की सतह से सैंपल जुटाएंगे और उन्हें पृथ्वी पर वापस लेकर के आएंगे। इससे चांद के बारे में हमारी जानकारी और समझ और बेहतर होगी। इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। 2035 तक अंतरिक्ष में भारत का अपना स्पेस स्टेशन होगा, जो हमें स्पेस के अज्ञात विस्तार को जानने में मदद करेगा। इतना ही नहीं, इसी अमृतकाल में भारत का एस्ट्रोनॉट भारत के अपने रॉकेट से चंद्रमा पर भी उतरकर दिखाएगा। साथियों, 21वीं सदी का भारत, विकसित होता हुआ भारत, आज दुनिया को अपने सामर्थ्य से चौंका रहा है। पिछले 10 वर्षों में हमने लगभग 400 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है, जबकि इससे पहले के 10 वर्षों में मात्र 33 सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए थे। 10 वर्ष पहले पूरे देश में मुश्किल से 1 या 2 स्टार्टअप थे। आज इनकी संख्या 200 पार हो चुकी है। इनमें से अधिकांश स्टार्टअप्स युवाओं द्वारा शुरू किए गए हैं। आज इनमें से कुछ लोग हमारे बीच भी मौजूद है। मैं उनके विजन, उनके टैलेंट और उनकी उद्यमता की सराहना करता हूं। हाल ही में हुए स्पेस रिफॉर्म्स ने इस सेक्टर को नई गति दी है। पिछले हफ्ते ही हमने स्पेस में एफडीआई पॉलिसी भी जारी की है। इसके तहत स्पेस सेक्टर में 100% फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी मंजूरी दे दी गई है। इस रिफॉर्म से दुनिया के बड़े बड़े स्पेस संस्थान भारत आ पाएंगे और यहां के युवाओं को पूरी दुनिया के सामने अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के प्री वेडिंग सेलिब्रेशन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इन तैयारियों की कुछ नई तस्वीरें सामने आई हैं। गुजरात के जामनगर में 1 मार्च से 3 मार्च तक ये सेलिब्रेशन होगा। इस फंक्शन में देश और विदेश के कई नामी चेहरे शामिल हो सकते हैं। इस शादी को लेकर चर्चा जोरों पे है। 3 दिन के फंक्शन में हर दिन के लिए अलग अलग थीम रखी गई है। 1 मार्च को एन इवनिंग इन एवरलैंड थीम पे कार्यक्रम होगा। 2 मार्च की थीम वाइल्ड लाइफ रखी गई है। 3 मार्च को डांस और म्यूजिक का मेला लगना तय है।